मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है किंतु सर्वत्र जंजीरों में स्वयं को जकड़ा हुआ पाता है। यह उक्ति आपने जरूर सुनी होगी। जी हाँ, यह उक्ति जीन जैकस रूसो द्वारा कही गई है। रूसो का जन्म फ्रांस 1712 ईस्वी एवं मृत्यु 1778 ईस्वी है। रूसो प्रकृतिवादी विचारक हैं और दार्शनिक ऐतिहासिक दुनिया को देखें तो प्रकृतिवाद का जन्म आदर्शवादी विचारधारा की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ था। प्रकृतिवादी वैसी विचारधारा को कहते हैं जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करती है, आत्मा को पदार्थ के अधीन करती है, समस्त ब्रह्मांड को प्रकृति की देन मानती है, इस भौतिक संसार को ही सत्य मानती है। उनका यह भी मानना है कि मनुष्य का जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीना होता है और यदि मनुष्य प्राकृतिक जीवन के अनुकूल जीवन जिए तो अवश्य ही सुखपूर्वक जी सकता है। इस प्रकृति का अर्थ क्या होता है? यदि हम देखें तो हम कह सकते हैं कि संसार में जो कुछ भी स्वाभाविक रूप से विकसित होती है, जिसके निर्माण में व्यक्ति की कोई भूमिका नहीं होती है, वह उस प्रकृति की रचना नहीं कर सकते हैं, उसे ही प्रकृति कहते हैं। जैसे हम यहाँ रहते हैं, पृथ्वी अथवा समुद्र, पहाड़, पर्वत, नदियां, आकाश, सूर्य, तारे, चंद्रमा, वर्षा की बूंदें, बादल, जीव जगत के अनेकों जीव जंतु सहित अनगिनत तत्व जिसकी रचना मनुष्य के बस में नहीं है। साथ ही प्रकृतिवाद की परिभाषा के संदर्भ में अगर हम कहें तो प्रकृतिवाद वैसी विचारधारा है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग तो करती ही है, पदार्थ के अधीन करती ही है, साथ ही परिवर्तनशील नियमों को स्वीकारती है। रूसो बालक को प्रकृति के अनुकूल चलने की बात करते हैं और कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य ऐसा हो जो प्राकृतिक जीवन के योग्य लोगों को बना सके। रूसो का मानना है कि विधाता ने सभी वस्तुओं को अच्छी तरीके से बनाया है, सबों में विशेष गुण दिया है। मनुष्य उसके साथ छेड़छाड़ करके उन्हें दूषित बना देता है और स्वयं को श्रेष्ठ मानने की गलती कर बैठता है, जबकि हकीकत तो यह है कि हर वस्तु की अपनी अपनी विशिष्टताएं होती है, इसे स्वीकार करने की जरूरत है। रूसो के अनुसार शिक्षा का अर्थ देखें तो वे कहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति के अंदर प्रस्फुटित होती है, वह तो व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति होती है। बालक की स्वाभाविक शक्तियों का विकास उसकी योग्यता के अनुरूप आंतरिक विकास के फलस्वरूप होता है। रूसो ने शिक्षा के 3 मूल तत्व बताए हैं: प्रकृति, मानव एवं पदार्थ। प्रकृति से आशा है कि बालक को जो कुछ भी शिक्षा प्रदान की जाए वह उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुकूल हो, तभी बालक का स्वाभाविक विकास संभव है। मानव से आशय है समाज और व्यक्ति का समूह का उसके ऊपर पड़ने वाला प्रभाव, क्योंकि सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज के लोगों की जीवन शैली, मान्यता, परंपरा, रीति रिवाज से बच्चे भी प्रभावित होते हैं। पदार्थ से तात्पर्य रूसो लगाते हैं कि इसके अंतर्गत करके सीखने की बात होती है। रूसो मानव और पदार्थ द्वारा प्राप्त शिक्षा को प्राकृतिक शिक्षा की अपेक्षा निम्न स्तर का मानता है। रूसो का विचार है शिक्षा नीति, योग्यता, सामाजिक वातावरण तथा भौतिकता पर ही आधारित रहती है। शिक्षा प्रकृति, मनुष्य वस्तुओं से मिलती है। इन तीनों की सामंजस्यपूर्ण अवस्था से ही अच्छी शिक्षा व्यवस्था स्थापित हो सकती है। रूसो ने अपनी पुस्तक एमिल में बच्चों के लिए पाठ्यचर्या प्रस्तुत की है। एमिल एक उपन्यास है और उसमें एमिल एक उसका पात्र है, उसके माध्यम से वे शिक्षा की बात करते हैं। वे कहते हैं कि शारीरिक क्रियाओं एवं अनुभवों को अधिक महत्व दिया जाए। सैद्धांतिक ज्ञान का वे विरोध करते हैं। साथ ही पाठ्यचर्या में खेलने, कूदने, तैरने, घुड़सवारी एवं अपने हस्त कार्य को अधिक महत्व देने की बात करते हैं।
नारी को पुरुषों की सेविका के रूप में स्वीकारते हैं, साथ ही नारी को गृह कार्य में निपुण बनाना चाहते थे। रूसों की प्रकृतिवादी शिक्षण विधियों को देखें तो वे आध्यात्मिक सत्ता का खंडन करते हुए प्राकृतिक सत्ता का प्रतिपादन करते हुए प्रतीत होते हैं। मनुष्य की प्रकृति का अध्ययन उनकी मूल शक्तियों में विश्वास रखते हुए प्राकृतिक दृष्टि से उपयुक्त मानते हैं। इस संदर्भ में रूसों ने 5 प्रमुख बातें की है। पहला है प्रकृति की ओर लौटो। रूसों ने कहा है शैशवावस्था हो या बाल्यावस्था अथवा किशोरावस्था, युवावस्था, कोई भी अवस्था हो, बच्चों की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। इसके लिए अलग अलग क्रियाओं एवं शिक्षण विषयों का चुनाव करने पर बल देते हैं। वे पुस्तक के शिक्षा के विरोधी थे। रूसों ने जो दूसरी बातें कही है वह है करके सीखना, अर्थात स्वयं अनुभव करके बच्चा अच्छा से सीख सकता है। रूसों ने अपने विद्यार्थियों को मौखिक रूप से रटंत्र प्रणाली से इनकार करने की बात करती हैं और उसे अनुभव के द्वारा सीखने देना चाहते हैं। वे कहते हैं अवसर मिले उसे परिस्थिति के अनुकूल सीखने दो। शब्द के अनुसार सिखाने के बाद तभी सोचना चाहिए जब असंभव जैसी बातें हो। और तीसरा, रूसो ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा की बात करते हैं। उनका मानना है कि ज्ञानेंद्रियों का ही विकास करना चाहिए। ज्ञानेंद्रियों को वे ज्ञान का द्वार मानते थे। ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त शिक्षा को रूसों ने प्रमुख स्थान दिया है। चतुर्थ बातें कहें तो कहा है कि रूसों ने कहा है कि शिक्षा में स्वतंत्रता होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का नियंत्रण बच्चों पर कभी नहीं होनी चाहिए, बल्कि स्वाभाविक विकास के लिए उसे पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। रूसों का 5वां सिद्धांत है कि बच्चों की रुचि, रुझान, योग्यता के अनुसार शिक्षा देने की बात होनी चाहिए। इसके अंतर्गत वे कहते हैं कि ऐसी बात नहीं कि बच्चे बड़े का छोटा रूप होते हैं, बल्कि उनकी स्थिति अपने आप में भिन्न और विशिष्ट होती है। बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार सीखने देनी चाहिए। शिक्षा के लिए रूसो कहते हैं अच्छी शिक्षा के लिए शिक्षक का कोई महत्व नहीं है, बल्कि वे कहते हैं कि शिक्षक तो दूषित समाज का एक अंग होता है। वैसे बच्चों में सुधार नहीं होता है, बल्कि बच्चों का शिक्षक तो प्रकृति होता है। प्रकृति की गोद में रखकर ही बच्चों का स्वतंत्र विकास होता है। बच्चे प्रकृति में अपनी रुचि, स्वभाव के अनुसार सीखते हैं। पर्यावरण उसके अनुकूल हो, उसके यहाँ पर वे अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हैं और अधिक से अधिक प्रकृतिवादी की बात करते हैं। शिक्षक के संदर्भ में देखें तो प्रकृतिवादी के रूप में रूसों ने शिक्षक को के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि वे कहते हैं कि शिक्षक को सिर्फ पर्यावरण तैयार करना चाहिए और रुचि के अनुसार बच्चे के विकास पर बल देना चाहिए। रूसों ने बाल्य केंद्रित शिक्षा की बात की है और अपने स्वभाव के अनुकूल बच्चे जी सके, विद्यालय में ऐसी बातें हो सके और विद्यालय ऐसी होनी चाहिए, औपचारिक संस्थान ऐसी होनी चाहिए कि उसे वहाँ पर प्रकृति का बोध हो, बल्कि विद्यालय प्रकृति की गोद के समान में ही विद्यालय का वातावरण होना चाहिए। विद्यालय अथवा शिक्षा सब चीज में वे प्रकृति को देखते हैं और प्रकृति को ही वे शिक्षिका की भी संज्ञा दिए हैं कि यही व्यक्ति को समय पर अपनी आवश्यकता का भी अनुभव कराते हैं और सिखाते भी हैं। विद्यालय के संदर्भ में भी तो कहते हैं कि ऐसे भी स्थान पर होना चाहिए जहां बच्चों को अपना स्वाभाविक विकास करने के लिए हर तरह की स्वतंत्र वातावरण मिलने की व्यवस्था हो। किसी भी तरह का समय सारणीबद्ध वर्ग संचालन की बात वे नहीं करते हैं, इसका वे विरोध करते हैं। समय पर शिक्षा स्वतः हो जाएगी। जब बच्चे को खेलने का मन करना चाहिए तो वे खेले, जिस समय पढ़ने का मन हो वे पढ़ें, बल्कि दूसरे शब्दों में कहें तो उस पर किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। रूसो भिन्न भिन्न अवस्था वाले बालकों के लिए भिन्न भिन्न पाठ्यक्रम निर्धारित करने की बात करते हैं। अगर शैशवावस्था की बात करें तो उसमें खेल कूद, घूमना फिरना ज्यादा होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि शारीरिक शुद्धिकरण की बात वे करते हैं और बचपन के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण करना हो। इस अवस्था में खेल कूद, माप तोल, निरीक्षण
नृत्य, संगीत सहित जीव जंतुओं के बारे में जानकारी देनी चाहिए। किशोरावस्था में पाठ्यक्रम में भूगोल, प्राकृतिक विज्ञान के साथ साथ इतिहास, दर्शन, प्राकृतिक धर्म शिक्षा की बात करनी चाहिए। वहीं अगर नारी शिक्षा की बात करें तो जैसा कि वो एमिल में कहते हैं, एमिल जो कि उनका एक उपन्यास है, उनमें उसकी पत्नी के रूप में वो कहता है कि स्त्री शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य पुरुषों के सुख साधनों में वृद्धि करना होनी चाहिए। पढ़ने लिखने की आवश्यकता अनुसार रूप से पढ़ाई करनी चाहिए। स्त्री को कोमल और मधुर होना चाहिए, कष्ट सहने के लिए, पति की सेवा करने, परिवार की सेवा करने के लिए होना चाहिए। रूस और पुरुष के समान नारी को शिक्षा देने की बात नहीं करते हैं, नारी के लिए चार दीवारी में बंद रहने की बात करते हैं, सेवा करने ही उसका बात कहते हैं। हालांकि नारी शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम की बात करते हैं और नृत्य, संगीत, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि की बात वे करते हैं। रूसों का एक महत्वपूर्ण बात यह भी कहना है कि बालक में ऐसी आदत विकसित होनी चाहिए कि उसमें कोई भी आदत न हो।